Myself Arpita Gupta. I have completed my BSc Honours in Physics from Crodimal College, Delhi University, and then I have completed my MSc in Physics from Department of Physics and Astrophysics from Delhi University in 2018. Now it's been like from 2018. It took me like 4 to 5 years since I completed this exam with all India rank 16, and it was my fourth attempt. तो डेफिनेटली आप सब लोग जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे, तैयारी कैसे की वो भी जानना चाहेंगे, है ना? तो आई विल ट्राई टू कवर इट ऑल, और रेस्ट अगर आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं तो प्लीज लेट मी नो। ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस पेपर में 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, राइट? और इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। So someone who has completed masters in physics or geophysics or applied physics or applied geophysics can participate, can give this exam. Okay, maximum at the age limit of 32. Okay, fine. अब बात करते हैं कि इस एग्जाम के 3 हमारे मेन वो हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्री में हमारे पास 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स में 1 एंड सेकेंड, राइट? तो प्रीलिम्स 1 इज ऑफ जीएस। तो जीएस में आपका सारा पोर्शन रहता है, आपकी जनरल नॉलेज, आपका हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इकोलॉजी, पूरा बेसिक रहता है, ठीक है? तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप लोग ऐसा करो कि बेसिक एनसीईआरटी 6 to 8 की बेसिक एनसीईआरटीज रीड करो, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट आई फेल्ट इज कि 9th और 10th की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटीज, साइंस की एनसीईआरटीज प्लस 12th की बायो की एनसीईआरटी फॉर इकोलॉजी पोर्शन, राइट? तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो साइंस वाला पोर्शन है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स और जियोफिजिक्स वाले होते हैं तो थोड़ा सा हम लोग जीके में वीक होते हैं, ठीक है? तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग साइंस वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं एंड देन ऐसा कर सकते हैं कि ये चीज हमारी कंप्लीट हो जाए, राइट? अगर ये हो जाता है देन वी कैन गो फॉर द स्टैटिक पोर्शन। लाइक अगर हमें पॉलिटी पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत से वी कैन कवर बेसिक पोर्शन लाइक डीपीएसपीज हो गए, आपके पार्ट्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, बेसिक बेसिक चीजें जो चीज फिक्स है। डोंट गो फॉर द डायनामिक पोर्शन, जस्ट गो फॉर द स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है? 15% मार्क्स लाना आपका कंपलसरी है, 120 मिनट्स और 120 क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल, राइट? तो आप लोग पहले इतना कवर कर सकते हो ताकि आपका पेपर क्लियर हो जाए, फाइन। और आप क्या फॉलो कर सकते हो, 6 to 8 की बेसिक एनसीईआरटीज में आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो, राइट? और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है, वो भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की। तो जब हम सेकंड पेपर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, 120 मिनट्स और 120 क्वेश्चन। दिस पेपर इज टोटली ऑफलाइन, राइट? तो 120 मिनट्स और 120 क्वेश्चन लगभग ऐसा रहता है कि 50-50 रहता है, 50% फिजिक्स आता है, 50% जियो फिजिक्स आता है, ठीक है? तो 50% फिजिक्स में आपने से सिलेबस देखा होगा, तो वो बहुत ही सिंपल वाला पोर्शन आता है फिजिक्स का, थर्मोडायनामिक्स आ गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आ गया, राइट? और ऐसे ही जियोफिजिक्स का भी बेसिक बेसिक पोर्शन आएगा, लाइक रिमोट सेंसिंग, सॉलिड अर्थ जियोफिजिक्स, राइट? तो इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, या श्योर आई विल बी कवरिंग ऑल द स्ट्रैटेजी फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ओके, हाँ। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कैसे हमें प्रीलिम्स का पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं अभी कि कैसे उसको कवर करें। तो फिजिक्स और जियोफिजिक्स जब दोनों ही पेपर आएंगे तो फिजिक्स का आप लोग क्या, जो लोग फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, जस्ट गो फॉर नेट एंड गेट एग्जाम। जो नेट और गेट के जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, जस्ट गो, डोंट गो फॉर द लेंथी एग्जाम। जो बहुत ही छोटे छोटे आपके क्वेश्चन हैं, राइट, वो आप सॉल्व करके देख सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप लोग बहुत इजीली उसको कवर कर सकते हो कि वहां पे आप कैलकुलेट भी कर सको, राइट? उसके बाद आप सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, जो जियोफिजिक्स वाला पोर्शन है उसके लिए भी आप उनके गेट जियोफिजिक्स की एक बुक आती है, सिर्फ एक ही बुक है जितना मुझे पता है, दैट इज गेट जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स बाय मिस्टर अमरेश सिंह, राइट? आप वो फॉलो कर सकते हो। उससे आपको क्या हो जाएगा, गेट जियोफिजिक्स के क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे और आप आसानी से उनको कवर कर सकते हो, राइट? ठीक है, तो ये रही बात आपकी सारी की सारी प्रीलिम्स की, ठीक है? हाँ,
अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में इसमें 3 एग्जाम होते हैं, 3 पेपर होते हैं, एक वन इन द मॉर्निंग शिफ्ट, सेकंड इन द इवनिंग शिफ्ट एंड नेक्स्ट इन द मॉर्निंग शिफ्ट। एवरी पेपर इज ऑफ 200 मार्क्स, एवरी पेपर, राइट। और हर पेपर इज लाइक 100 मार्क्स फिजिक्स एंड 100 मार्क्स जियो फिजिक्स, राइट। तो जो 100 मार्क्स आपका फिजिक्स है, जो फिजिक्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं वो इजीली फिजिक्स कवर कर सकते हैं, जो जियो फिजिक्स वाले हैं वो इजीली जियो फिजिक्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें वो ही पोर्शन कवर करना है जो सारे के सारे फिजिक्स और जियो फिजिक्स वाला है, ठीक है। तो जो चीज हमारी अच्छी है उसको नहीं छोड़ना है। और हाँ, सबसे बड़ा मिथ जो ऐसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि मैम क्या हम लोग फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स ऐसा क्लियर कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, क्योंकि जियो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स ज्यादा इसमें अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड एंड अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग कर सकते हो, ठीक है, फाइन। तो अब हम बात करते हैं कि जब कैसे तैयारी की जाए। अगर अगर आप लोग फिजिक्स बैकग्राउंड से तो आप 300 मार्क्स का पेपर तो आप इजीली कवर कर सकते हो, और जियो फिजिक्स वाले हैं वो जियो फिजिक्स का कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ रिसोर्सेज जियो फिजिक्स के लिए बताती हूँ जो मैंने फॉलो करे। लाइक अगर हम जियो फिजिक्स के लगभग हर पेपर में लगभग 8 सब्जेक्ट ईच आते हैं, राइट। तो देर आर 24 सब्जेक्ट, राइट। तो जब 8 सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें, I'll answer all your questions, but just let me explain about the mains exam, and then I will be answering each and every question. Okay? Hmm. तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मेंस की। तो मेंस में जब आपके पास आपकी फिजिक्स जैसे जियो फिजिक्स के लिए व्हाट आई फॉलोड वाज कि मैंने एक विलियम लॉरी की बुक आती है, फंडामेंटल्स ऑफ जियो फिजिक्स बाय विलियम लॉरी, एंड देयर इज वन अनदर बुक दैट इज इंट्रोडक्शन टू जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन बाय कीरे एंड ब्रूक्स, राइट। मुझे ये 2 बुक्स ने काफी हेल्प किया। आप ये मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस आपका इनसे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका 50% सिलेबस इन सबसे कवर हो जाएगा तो आप लोग मान लो 100, देखो 100% ना कोई सिलेबस कवर नहीं कर पाता है, क्योंकि जो फिजिक्स वाले हैं उनका जियो फिजिक्स वीक है और जो जियो फिजिक्स वाले हैं उनका फिजिक्स थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। तो जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जियो फिजिक्स के हर पेपर में से पहले 2-2 पेपर पढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद वो थर्ड सब्जेक्ट हर पेपर में से कवर करें, ठीक है। तो पहले हम बात ये कर सकते हैं कि जियोफिजिक्स के लिए आप जैसे सॉलिड अर्थ जियोफिजिक्स है, लेट मी मेंशन ऑल द बुक्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो इफ वी टॉक अबाउट द पेपर 1, तो पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 में वन सब्जेक्ट इज फ्रॉम सॉलिड अर्थ जियोफिजिक्स, तो जिसके लिए आप विलियम लॉरी इजीली फॉलो कर सकते हैं। अर्थक्वेक साइस्मोलॉजी के लिए भी विलियम लॉरी इज अ परफेक्ट बुक। मैथमेटिकल मेथड्स इन जियोफिजिक्स की बात करें तो आप क्या फॉलो कर सकते हैं, एच के दास फॉलो कर सकते हैं, राइट। जियोफिजिकल इन्वर्जन की बात करें तो आप देयर इज अ बुक बाय जियोफिजिकल डेटा एनालिसिस बाय विलियम मेनके, राइट। एंड देयर आर, और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को यूट्यूब पर डालकर भी सर्च कर सकते हैं तो उससे भी हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज यूट्यूब पर तो काफी अच्छी अच्छी चीजें अवेलेबल है। प्लस आप विलियम मेनके की बुक इज परफेक्ट, आप उसमें पहले आप देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कौन कौन सी चीजें आई हैं एंड देन जस्ट गो फॉर इट, राइट। तो आप ऐसा इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर अब पेपर 1 में हम फिजिक्स की बात करें तो अगर मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स की बात करें तो इट विल बी लाइक आप एच के दास फॉलो कर सकते हो, एंड देन इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए आप ग्रिफिथ्स की बुक फॉलो कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए भी ग्रिफिथ्स इज बेस्ट। इंट्रोडक्टरी एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स, ये थोड़ा वास्ट सा टॉपिक है, ये एग्जैक्टली एक बुक में नहीं मिलेगा, तो इसके लिए देयर आर सर्टेन बुक्स, जैसे जी एंड्रयूज की बुक है इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, या फिर ट्यूटोरियल्स पॉइंट का एक पीडीएफ है फॉर द जीपीएस, राइट। एंड देन देयर इज अ बुक बाय शुदिराम साहा, द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिजिक्स एंड डायनामिक्स, राइट। तो मुझे पूरा इस सब्जेक्ट का एक बुक में नहीं मिला, तो आई जस्ट इट विल बी लाइक कि थोड़ा थोड़ा आप सब जगह से पढ़ सकते हो, राइट। इफ वी टॉक अबाउट पेपर 2, तो पोटेंशियल फील्ड या ग्रेविटी मेथड्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स या सीस्मिक प्रोस्पेक्टिंग, ये तीनों ही सब्जेक्ट्स आप लोग विलियम लॉरी और टेलफोर्ड से कवर कर सकते हो। टेलफोर्ड देखो, जो फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें ये नहीं बोलूंगी कि आप एकदम टेलफोर्ड पढ़ो, पहले आप लॉरी बुक पढ़ो, उसके बाद आप लोग कीरे एंड ब्रूक्स पढ़ सकते हो,
फिर जब आपको लगे तब टेलफोर्ड पर जाना, क्योंकि टेलफोर्ड इज अ बिट हार्ड इन कंपैरिजन टू विलियम लॉरी। ओके, तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखो कि पहले बेसिक से उठकर फिर हम एडवांस पर जाएं, एकदम एडवांस को ना पकड़े। ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट इज बोरहोल जियोफिजिक्स, दैट कैन बी बाय पॉल ग्लोवर, पेट्रोफिजिक्स बाय पॉल ग्लोवर। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए आप जेसी उपाध्याय बुक फॉलो कर सकते हो, या गुप्ता कुमार वर्मा की एक बुक आती है वो। थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज द सेकंड सब्जेक्ट, जिसके लिए आप गर्ग बंसल घोष इजीली फॉलो कर सकते हो। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की बात करें तो एस बी पटेल या डी सी तायल। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात करें तो आप राजकुमार की एक बुक आती है वो फॉलो कर सकते हो, राइट। फिर अगर हम बात करें पेपर 3 की, द लास्ट पेपर दैट इज रेडियोमेट्रिक, इसमें जियोफिजिक्स की अगर हम बात करें तो रेडियोमेट्रिक एंड एयरबॉर्न जियोफिजिक्स आएगा, तो यू कैन गो फॉर लॉरी ओनली। मरीन जियोफिजिक्स के लिए आप देयर इज अ बुक बाय जे डब्ल्यू जॉन्स। देन देयर इज अ जियोफिजिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, दैट इज सिग्नल एनालिसिस बाय तरुण कुमार रावत। देन देयर इज अनदर बुक दैट इज रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एप्लीकेशंस, के लिए आप वासुदेव भट्ट की एक बुक आती है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के लिए, या बहुत सारे आईआईटी प्रोफेसर्स के नोट्स भी अवेलेबल है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो, राइट। फॉर क्वांटम मैकेनिक्स यू कैन गो फॉर एच सी वर्मा। लेजर्स के लिए आप घटक और त्यागराजन बुक फॉलो कर सकते हैं, या अजय घटक की बुक आप फॉलो कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट के लिए आप एन एन भार्गवा या फिर बी के मेहता फॉलो कर सकते हो, राइट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप मैलविन और लीच, या अगर आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ना है तो देयर इज अ वेरी गुड पीडीएफ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, दैट इज ट्यूटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिसोर्सेज दैट आई हैव फॉलोड, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने 100% सिलेबस कवर किया। मैंने कुछ बुक्स आप लोगों के लिए ढूंढी भी हैं, और सो दैट आप लोगों तक मैं सारे रिसोर्सेज पहुंचा पाऊँ, और जो चीजें आपको लगता है कि हाँ ये चीजें मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो ये मैं कर लूँ, राइट। अब उसके बाद बात आती है कि भाई पेपर में जाके 3 पेपर लिखे कैसे जाएंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वहां जाके नहीं लिखे जाते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात व्हाट आई फॉलोड कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उन सब की आप लोग एक पीडीएफ कॉपी, अपने एक हार्ड कॉपी अपने पास रखो। उसके बाद ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू गाइस कैन डू, जितना ज्यादा पॉसिबल है, राइट। आप सब कुछ उसमें लिखो, जो जो क्वेश्चंस आपको, चाहे आपको इजी से इजी क्वेश्चन भी आता है ना, तो भी जस्ट डू मेंशन कि मान लीजिए एक कोई भी एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन आया है, जस्ट एन एग्जांपल, आपको लगता है अरे हो जाएगा, बट नहीं होता है पेपर टाइम में, वी यूज टू मिक्स अप और वी यूज टू मेस अप विद द थिंग्स, तो इसलिए इजी वे इज टू राइट द थिंग्स, राइट। तो आप उस चीज को एक बार लिखो जरूर, आप आराम से उस चीज को एक बार लिख लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो। पहले इजी क्वेश्चंस लिखोगे तब मन करेगा कि हाँ अब मैं हार्ड वाली चीजें भी लिखूं। तो जस्ट बाय यूपीएससी नोटबुक, जिसमें पैटर्न होता है, दोनों तरफ मार्जिन होती हैं, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आराम से क्या कहते हैं यूपीएससी कॉपी में लिखो, सारे आंसर्स मेंशन करो, राइट। ट्राई करो कि आंसर्स आप लोग पॉइंट्स में लिखो, इक्वेशंस जो भी आप मेंशन करो उन सबको आप लोग उनका हर एक एक वर्ड आप मेंशन कर पाओ कि हाँ दिस इज द थिंग, एंड मतलब कोई भी इक्वेशन है उसका हर एक एक टर्म आप एक्सप्लेन कर पाओ, राइट। या फिर बी कंसाइज विद व्हाट यू आर राइटिंग, राइट, फाइन। तो उसके बाद आप मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 आंसर डेली प्रैक्टिस करो, फाइन। उसके बाद जितने ज्यादा पीवाईक्यूज फॉलो कर सकते हो उतने ज्यादा लिखो, क्योंकि पीवाईक्यूज आर मस्ट। लगभग आप मान लो लास्ट 8 to 9 years के पीवाईक्यूज की आप पीडीएफ एक अपने हार्ड कॉपी में ले लो, और उसके बाद जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद इट। हो सकता है, देखो जरूरी नहीं है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रहे हैं, बट जो पीवाईक्यूज है ना, एक बार ये नहीं, हमें दिमाग में एक बार ये सेटल हो जाता है कि हाउ यूपीएससी इज आस्किंग, राइट। यूपीएससी किस तरीके से पूछ रहा है, टॉपिक्स आपको पता चल जाते हैं कि हाँ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, हमें अपने मीन टाइम में ये जरूर करना है, ये हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आया है, these are the hints or the key lines which I'm trying to give you for the mains answer writing, और जो आप पेपर में भी आप करोगे तो you will fetch good marks definitely, right। तो न्यूमेरिकल्स में भी मान लीजिए कोई बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आया है, तो आप न्यूमेरिकल में भी क्या करो
आपको अगर उसके बारे में कोई चीज पता है तो आप उसके लास्ट में 1 या 2 लाइन ऐड करो, ओनली इफ यू नो इट। नहीं आता तो छोड़ सकते हो, बट अगर आता है तो जस्ट ऐड 1 और 2 लाइन, ठीक है? तो इट विल ऐड अ गुड इंप्रेशन बस, ठीक है? इसके लिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है? अब ऐसा होगा कि जो फिजिक्स वाले हैं वो कहेंगे कि हमें जियो फिजिक्स तो पूरी नहीं कर सकते हैं, या जियो फिजिक्स वाले हैं वो कहेंगे हम फिजिक्स पूरी नहीं कर सकते, तो क्या करें? 200 मार्क्स का पेपर तो खराब हो जाएगा। सी 600 मार्क्स में से अटेम्प्ट एज मच एज यू कैन। जियो फिजिक्स अगर आपने एक पेपर में 3 सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं, ठीक है, तो भी आप 100 में से 70-60 मार्क्स का अटेम्प्ट इजीली कर सकते हैं, ठीक है? तो आप एक काम कर सकते हो, मान लो किसी टॉपिक का आपको कोई चीज नहीं पता है, आपको लगता है आपने वेल लॉगिंग पढ़ा है, ठीक है, आपको लगता है यार वेल लॉगिंग का न्यूमेरिकल नहीं हो सकता, ठीक है, तो क्या करो, जो भी वो वेल लॉगिंग है उसके बारे में या उससे रेलिवेंट अगर आपको लगता है कि यार मैं इस वेल लॉगिंग के बारे में बता सकता हूँ, मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ, आई कैन मेक अ डायग्राम ऑफ इट, आप ये सारी चीजें उसमें मेंशन कर सकते हो, राइट? आप ये कर सकते हो, इससे क्या हो जाएगा, आपको 1 या 2 मार्क्स या हाफ मार्क मिलेगा ही मिलेगा, राइट? तो इसलिए आपको, हाँ, someone asked me that some of the derivations are too lengthy but also not common last 3 to 4 years, what should I do? Okay, yeah, some derivations are very lengthy but just keep practicing with it। अगर वो एक बार पेपर में पूछा है, देखो, for being on a safer side, आजकल यूपीएससी इज आस्किंग अबाउट द न्यूमेरिकल पोर्शन, राइट? बट जो डेरिवेशन वाला जो पोर्शन है, आई डू सजेस्ट कि आप एक बार आपके माइंड में वो जरूर सेट हो कि हमने, अगर वो 4-5 पेज की डेरिवेशन है, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन आर बिट लेंदी, वो दिमाग में सेट नहीं होती, तो जस्ट ट्राई कि आप उसे ना अगर 10 to 20 टाइम्स लिख लोगे तो उसके बाद वो क्या हो जाएगी ना, वो डेरिवेशन एक पेज में अपने आप कंसाइज हो जाएगी। पेपर में आप इतनी लंबी डेरिवेशन नहीं कर सकते। 10 मार्क्स के लिए अगर वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यू आर ओनली गेटिंग ओनली अ सिंगल पेज। इफ देयर इज अ 15 मार्क्स क्वेश्चन, यू आर गेटिंग 2 पेजेस। और अगर वो न्यूमेरिकल टाइप है कुछ, तो आपको वो 3 दे देते हैं, इससे ज्यादा पेजेस आपको नहीं मिलते, ठीक है? हाँ, एंड समवन इज आल्सो आस्किंग अबाउट मैम एनसीईआरटी कितने टाइम में पढ़ें? ओके, सी फॉर एनसीईआरटीज, फॉर एनसीईआरटीज प्री का सिर्फ पेपर 1 में आता है, तो अब एनसीईआरटीज को ना अपना डे टाइम में डिवाइड कर लो कि मैं रोज 1 आवर पढ़ूं, और उससे क्या हो जाएगा कि क्योंकि पेपर सिर्फ 100 मार्क्स का है, 120 मिनट्स और 120 क्वेश्चंस है, तो आपको बस इजीली आप सिर्फ उस चीज को देख पाओ कि यार मैं सिर्फ पढ़ सकती हूँ, और उसके बाद आप लास्ट 3 इयर्स के पेपर आप लगा कर देखो, आपको काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रादर बस आप वो क्वालिफाई कर जाओ और सेकंड पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है? ओके, अब फिर हम मेंस की बात करते हैं कि क्वेश्चंस, हम यहाँ थे कि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ऐसा लगता है यार नहीं आता है, तो जस्ट डू वन थिंग कि आराम से ना, बस उसके बारे में जो भी आपको पता है जस्ट राइट इट, जस्ट डोंट लीव द क्वेश्चन ब्लैंक। क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना, ट्राई, हो सकता है 200 में से 180 का अटेम्प्ट हो, 170 का अटेम्प्ट, दैट इज ओके, बट ट्राई टू अटेम्प्ट एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज यू कैन, ओके फाइन। लास्ट में 5-10 मिनट या रख लो तो अच्छा है, उससे आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है? और जो चीजें नहीं आती ना, मतलब पेपर में तो स्ट्रेस आउट नहीं होना है, जस्ट डू द थिंग जो आपका पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, आप वो सारी चीजें पहले करो बस, ठीक है? अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि अब इंटरव्यू की, जब मैंने 2019 में अटेम्प्ट दिया, तो 2019 में तो आई वाज जस्ट कीपिंग अ चेक कि हाउ कैन आई परफॉर्म इन द एग्जाम, कि ये मेरे से हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि शायद फिजिक्स पढ़ के हो जाएगा, बट मेरे मार्क्स बहुत खराब थे। इट वाज लाइक 30-25 इन ईच एग्जाम, ठीक है? तो बट 2020 से पैटर्न गॉट चेंज, इट इन्वॉल्व्स द 3 सेशंस लाइक प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो व्हेन, जब बहुत अच्छी तैयारी के साथ दिया, तो उस टाइम आई गॉट टिल इंटरव्यू, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो या डेफिनेटली, मतलब आई वाज शैटर्ड, और मतलब काफी चीजें हुई। लाइफ, देखो, इट इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। किसी ने शायद पूछा भी कि आप कितनी देर पढ़ाई करते थे, देखो सबकी ना अपनी जर्नी है, आपको जैसे अच्छा लगता है, बट जब पढ़ो, बी ऑनेस्ट विद व्हाट यू आर स्टडिंग, बस अच्छे से पढ़ाई करो। चाहे आप दिन के ना, मैं ये नहीं कह रही कि जैसे मैं बहुत देर पढ़ती थी, बिकॉज आई एम अ लेजी पर्सन, तो अगर मैं बहुत देर पढ़ती हूँ तो
इजीली आप लोग भी बहुत देर पढ़ो, हो सकता है कि मेरा दिमाग में बहुत देर से चीजें बैठती हैं और आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती हो, तो दैट इज टोटली ओके। तो आप इजीली उसको ये कर सकते हो कि हाँ, बट इतना जरूर रखो कि हाँ, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, आपको बहुत इंटेलिजेंट इस पेपर के लिए होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आई एम ऑल्सो एन एवरेज स्टूडेंट, राइट। हो सकता है मेरा बहुत अटेम्प्ट के बाद निकला, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकला है, ठीक है। तो इसलिए सिंपली बस आपको ये करना है, आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी स्टोरी है, किसी को सुनकर ये नहीं करना कि भाई वो टॉपर 10 घंटे 20 घंटे पढ़ता था, नहीं हो पाएगा। जो आपकी कैपेबिलिटी है ना, सिंपली आपको लाइब्रेरी में बैठना है वहां बैठो, आपको घर पे बैठना है वहां बैठो, जहां पर यू आर कंफर्टेबल। बस ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो अपने आप को नेगेटिविटी से बहुत दूर रखो, क्योंकि बहुत सारे टॉन्ट्स टैंट्रम्स ऐसा रहता है ना घर में, या रिलेटिव्स या नेबर्स कुछ ना कुछ कहते हैं, तो उन चीजों से, उस नेगेटिविटी से खुद को दूर रखो। और अगर अच्छा एनवायरनमेंट है ना, तो आप कुछ भी करोगे, इट्स नॉट अबाउट दिस एग्जाम, कुछ भी करोगे इन वॉट एवर यू आर कंसिस्टेंट इन योर लाइफ, आप सब कुछ कर लोगे। So please try to be consistent, be thorough with the syllabus। एक बार देखो कि कैसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसके बाद अपने आंसर्स लिखना शुरू करो, राइट। उसके बाद समवन आस्क्ड मी मार्किंग कैसे करते हैं आपके अकॉर्डिंग। सी देयर इज अ स्टेप मार्किंग, कि आप कुछ चीजें मेंशन करो, कि जनरली क्या होता है ना, एक क्वेश्चन में काफी सारे सब पार्ट्स होते हैं, तो जनरली देयर इज अ स्टेप मार्किंग। अगर न्यूमेरिकल भी है, अगर एंड स्टेप आपका गलत है, तो आपके एंड स्टेप के मार्क्स कटेंगे, बट देयर इज अ स्टेप मार्किंग। ऐसा नहीं होता है कि आपने कि वो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो देयर इज अ स्टेप मार्किंग, इट्स अ ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्टिव एग्जाम, आई मस्ट से दिस, राइट। ठीक है। हाँ, व्हाट समवन आस्क्ड, मैम एग्जाम में स्टेट यूनिवर्सिटी से एमएससी की है, इससे भी ओके। नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एमएससी कौन से स्टेट से किया है। सी यू हैव टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम, राइट। बस आपको अच्छे से अच्छा अपने एग्जाम में परफॉर्म करना है, इससे ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि पढ़ा तो आपने भी वही फिजिक्स और जियो फिजिक्स है ना, जो चाहे आईआईटी में बैठे बंदे ने पढ़ा है या चाहे वो डीयू में बैठा है, जो भी आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है ना। तो ये आप कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने आपका मीडियम कैसा था, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओनली अबाउट यू गाइज कि आप लोगों ने कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी की है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ओके, कि इंग्लिश में वो कैब की गलती, ओके। सी ये मैं कहूंगी दिस कैन कम विद योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कि अगर आपको इंग्लिश फॉर्मेशन में गड़बड़ है क्योंकि आप हिंदी में पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो इट्स बेटर कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, अगर किसी की अगर कोई बचपन से नहीं बोल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी की इंग्लिश अच्छी होगी, राइट। हम लोग भी, वी ऑल आर इन अ लर्निंग फेज, लर्निंग इज अ प्रोसेस। आप धीरे धीरे, अभी इतना इनफ टाइम है कि आप 2024 वाला अटेम्प्ट इजीली अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बेटर क्या है सबसे, कि आप डेली पीवाईक्यू सॉल्व करो, जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया है उसको आप लोग आराम से सॉल्व करो, आराम से उसका एक आंसर फ्रेम करो। जस्ट मेक अ ग्रुप ऑफ 2 to 4 फ्रेंड्स, और आप तो एक दूसरे के क्वेश्चंस चेक करो, ठीक है। क्वेश्चंस चेक करने के बाद जब आप लोग देखो कि एक दूसरे को गलतियां बताओ, ऐसा पता है बहुत बार होता है व्हेन वी मेक अ ग्रुप, तो क्या होता है ना, फ्रेंड्स जो है, फ्रेंड्स क्या करते हैं कि नहीं यार, दिस इज द कंपटीशन और वी शुड नॉट हेल्प और समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा नहीं करना है। See, knowledge is a thing. What I personally feel is knowledge is a thing जो बांटने से बढ़ती है, ठीक है। जब आप एक बार अपनी नॉलेज की कोई भी चीज बताते हो ना किसी को, तो इट एड्स एन एक्सपीरियंस टू इट। तो इसलिए ट्राई करो कि आप जो भी चीजें कर रहे हो बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, इससे क्या होगा, उसके लिए तो अच्छा होगा, बट आपके लिए ना वो एक बार रिवाइज हो जाएगा। जस्ट सी इट इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है। आप 2 4 लोगों को बताओगे, ठीक है, तो आप उसको, आपका वो बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा, मुझे ये ऐसा लगता है, ठीक है। फाइन, ओके। एंड रिवाइज कितने टाइम में करना है, फर्स्ट टाइम मैम मैंने किसी, ओके, ओके, हाँ। सी रिविजन टेक्स टाइम। मैं ये कहूंगी कि अभी से जो लोग, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप में से बहुत सारे लोग अब से तैयारी करना शुरू करो,
तो मैं ये कहूंगी कि स्टार्टिंग से ना ऐसा कीजिएगा कि अभी से जो आप जियो फिजिक्स पढ़ रहे हो, या अगर आपका मतलब जो भी ऑपोजिट बैकग्राउंड है, अगर आप फिजिक्स के हो और आपके लिए जियो फिजिक्स न्यू है, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, जियो फिजिक्स के लिए ना अभी से थोड़ा थोड़ा लाइक 2 to 3 hours डिवोट करना शुरू करो, एकदम से नहीं पढ़ पाओगे। It might be a bit boring, it might be feel like oh my god I'm messed up, something like that, ऐसे आपके दिमाग में होगा कि यार ये क्या हो गया, ठीक है, बट टेक योर टाइम, हर चीज को टाइम लगता है, धीरे धीरे पढ़ो और उसके बाद देखो यार मजा आता है। जब आप पढ़ोगे ना आराम से तो बहुत अच्छे से आपको मजा आएगा, कि धीरे धीरे उसको आराम से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जियो फिजिक्स पढ़ने के बाद लास्ट में जब आपका जून में मेंस एग्जाम होता है, ठीक है, जब आपका जून में एग्जाम होता है तो उससे आप 1 मंथ पहले, आपको 1 मंथ में कहूंगी रिविजन के लिए रखो, क्योंकि क्या होता है इतने सारे डेरिवेशंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आपने इतनी सारी जगहों से पढ़ाई की होती है, सबके नोट्स आपके पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब आप इतनी सारी चीजें आपके पास होती है ना, तो वो सब कुछ मैचअप हो जाता है, पेपर से 2 दिन पहले कुछ भी रिवाइज नहीं हो पाता है। तो इट इज बेटर कि आप लोग ना 1 महीने पहले से जस्ट स्टार्ट असेंबलिंग द थिंग्स, राइट। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि 1 महीना तो आप आराम से फॉर श्योर जस्ट मेक श्योर कि आप रिवाइज करो ही करो। रिविजन इज द की, मतलब 2-4 बार रिवाइज होता है तो बहुत अच्छी बात है मेरे अकॉर्डिंग, कि मेरे को तो खुद बहुत देर ग्रैब करने में चीजें लगती थी, क्योंकि एक बार समझ ली बट यू हैव टू ग्रैब इट, राइट। तो इट्स बेटर कि आप उन सब चीजों को ग्रैब करने के लिए ना थोड़ा थोड़ा सा लिखो, डेवलप अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, क्योंकि आप जितना ज्यादा लिखोगे ना उतना ज्यादा पेपर में आपको मजा आएगा पेपर अटेम्प्ट करने में, ठीक है। फाइन एंड I'm having problem in answer writing too much content. See, in this exam there is no essays. This is a combined geoscientist exam. Okay. Interview. If any good series reflective. ओके, सी, अब बात करते हैं इंटरव्यू की। अगर मैं आपको आई हैड गिवन 2 इंटरव्यूज इन यूपीएससी हाउस। तो जब मेरा पहला इंटरव्यू 2020 में हुआ था, डेफिनेटली आई वाज ओवर एक्साइटेड कि यार अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना बहुत सारे दिमाग में था कि यार कि कैसे करना है, ठीक है। बट जब मैं गई तो क्योंकि मेरे पास एज सच मॉक के लिए कोई चीज अवेलेबल नहीं थी, देयर वाज नो हेल्प फॉर द मॉक। तो क्योंकि इस एग्जाम के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए ज्यादा लोग मॉक टेस्ट या कोई भी ऐसा कुछ नहीं था तब उस टाइम। तो उस टाइम पर ना आई गॉट 72 मार्क्स आउट ऑफ 200 एंड आई गॉट अ कमेंट that she is underconfident and she is bluffing, although I might be knowing the answer, बट मुझे ऐसा खराब सा कमेंट मिला, फिर मेरा कॉन्फिडेंस और लो होता चला गया। तो मतलब वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वो हाफ एन आवर, इट वाज लाइक कि वो बहुत गड़बड़ हुआ, ठीक है। तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग गुड, कि मेरे को ये था कि मेरा मेंस और प्री अच्छा हुआ है तो मेरे मार्क्स आने चाहिए, आई शुड बी सिलेक्टेड, इतना खराब भी नहीं हुआ था, बट ठीक है वो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर एकदम से ऐसा हुआ कि सब कुछ ना खराब सा लगा कि नहीं यार अब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब एक बार आप रह जाते हो ना तो बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, और फिर एमएससी पहले हो गई, फिर लगता है यार कुछ और ही कर लेते, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर 2021 में एग्जाम दिया, तो उसके बाद मेरा मेंस भी क्लियर नहीं हुआ। देयर वर सर्टेन फैमिली इश्यूज और बहुत सारी चीजें थी, तो कोविड प्रॉब्लम्स एंड ऑल है ना, वी ऑल वर रिकवरिंग फ्रॉम आर, हम लोग अपनी बीमारियों से रिकवर कर रहे थे, तो इट वाज अ टफ टाइम फॉर एवरीवन, ठीक है। फिर उसके बाद जब 2022 का हुआ, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि 2022 के टाइम पर सारे एग्जाम्स ना साथ में पड़े, कि क्या कहते हैं आपका गेट, देन 2 डेज बाद नेट एंड देन 2 डेज बाद आपका यूपीएससी का प्री। तो मेरे को तो ऐसा लगा कि नहीं यूपीएससी तो अब नहीं हो पाएगा, गेट और नेट करके लेट्स गो फॉर पीएचडी। बट इन दैट जो जिस इंसान के ना 4 साल से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, ऑनेस्टली मेरा, मैं नेट गेट दे रही थी 7-8 बार, बट मेरा नहीं हुआ, विद फुल प्रिपरेशन आई वाज गिविंग। Okay, I'll tell in English. Okay. I was giving the exam. I was giving 8 to 10 times net exams. Gate exams I was giving like 3 to 4 times. But I'm already,
मतलब it was like a tough time कि why I'm not able to clear all the exams even though I'm preparing hard. But at that time when I was feeling the really toughest time of my life, at that time I got GATE All India rank 188, and then in NET I was not able to qualify JRF, but I qualified NET with All India rank 37, and then I qualified UPSC pre also. Right, and then उसके बाद मेंस for interview. Literally when I had given my interview, तो मेंस was my good attempt. When I was like कि मेंस के लिए बाद इंटरव्यू की जब प्रिपरेशन हुई, वी ऑल्दो मेक ग्रुप्स, टेलीग्राम पे हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, whosoever is selected was making the groups. There were people who were very helping. There were the mock conducting sessions. So I will suggest everyone, please do make groups of 4 to 5 serious aspirants and just start helping each other. It will help you guys a lot. Interview for all those aspirants who will be giving the interview in 2023. So please, it is my humble request, please do make the groups, and then start taking mock interviews, start revising the things in a group. जो जो चीजें जिसको आती हैं, वो सारी चीजें आप लोग एक एक करके आके ग्रुप में पढ़ाना शुरू करो. ठीक है, तो इससे आपको फ्रॉम दिस यू विल बी एबल टू लाइक डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी यू विल बी डेवलपिंग, whatever fears you will be like, जो भी fears आपको लगेंगे कि मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, आई एम बिट नर्वस, तो दैट योर कलीग्स विल बी टेलिंग यू. तो आप सारी चीजें ये कर सकते हो कि हाँ, आप ये कर सकते हो इजीली कि मैं आराम से ना इसको क्लियर कर सकते हैं कि 4-5 लोग ग्रुप में एक दूसरे का सेशन ले सकते हैं. हाँ, someone asked me, ma'am, when you are going to arrange interview session. I have also made a group for all those who have qualified for the interview session, or any help regarding me. I'm easily reachable on Telegram or any of the social media sites. So you guys can ask me about the resources, about everything regarding the exam. Okay, तो better है मैं ट्राई कर रही हूँ. आई एम नॉट श्योर कि मैं इंटरव्यू मॉक सेशंस अवेलेबल करा पाऊंगी या नहीं, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. बट इन दैट ग्रुप माइट बी हेल्पिंग यू गाइज अ लॉट, क्योंकि उस ग्रुप में वी ऑल आर एक्टिव. जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, दे ऑल आर वेरी एक्टिव. तो वो लोग रोज जो भी करंट रिलेटेड इश्यूज हैं जियोफिजिक्स के, या जैसा भी इंटरव्यू सेशन होता है, उसमें बहुत सारे इंटरव्यू सेशन पोस्ट किए जाते हैं, तो आप लोग वो इजीली देख सकते हैं. दैट इज द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम for UPSC CGSC. So you can easily see it and join the group. Okay, yeah, this recording will be available. No, if I will be arranging the mock, it will be totally free of cost. तो इट इज एक्चुअली वेरी गुड. जो भी चीजें हम लोगों की तरफ से या मेरी तरफ से होंगी, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. इट विल नॉट बी चार्ज बाय एनीवन, क्योंकि व्हाट आई पर्सनली फील कि जो चीजें मुझे नहीं मिली लास्ट 3 to 4 years में, वो अगर किसी भी 2-4 बच्चों की भी हेल्प हो जाए, 2-4 स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, तो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट. बट होगा आप लोग सबके कॉपरेशन से. आप लोग अपना बहुत अच्छे से टाइम दो एक दूसरे को कि यार हमें ना एक ग्रुप बनाओ, बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए. ठीक है, तो दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस. तो नाउ मैं आपको बताती हूँ मैंने 2022 का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि जब व्हेन आई एंटर्ड ना इंटरव्यू हाउस, आई वाज लाइक, इस बार आई वाज नॉट दैट एक्साइटेड. आई वाज लाइक यार नहीं, अच्छा तो नहीं होगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो जब व्हेन आई एंटर्ड, दैट chairperson was very sweet. So she started with certain that time Joshimath was in the news for last 3 to 4 days. Joshimath was in news, so she started with it that Arpita, do you know about something grave condition in our country? So that is happening in Joshimath. So do you have any idea कि वो क्यों हो रहा है? तो yeah, I answered it well. ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो she was happy about it. तो सारे आंसर्स जब हुए ना, तो
एक there was a professor who mentioned it that you have answered all the questions very nicely. So the journey from that she is bluffing to that she has answered all the questions very nicely and confidently, ये चीज मैंने 3 या 4 साल में कवर की. आई गिवन न्यूमरस नंबर ऑफ इंटरव्यूज फॉर पीएचडीज, फॉर बहुत सारे इंटरव्यू दिए वहां अपनी बहुत सारी, ऐसे कहते हैं ना कि आपको कुछ नहीं आता, ऐसा ऐसा सुनने को भी मिला. क्योंकि जब वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं तो यू फील लाइक यार जो आता है ना वो भी बोलते बोलते रह जाता है. यू गॉट ब्लैंक इन इंटरव्यूज. ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग अगर ग्रुप में जितना बोलोगे, जितना ज्यादा अपनी नॉलेज को शेयर करोगे, दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हेल्प यू गाइड. अगर आपको वहां अच्छा परफॉर्म करना है ना, तो मॉक इंटरव्यूज तो दैट इज ओके, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, बट हम वो 1 या 2 करा सकते हैं. ठीक है, बट आप लोग ग्रुप में वो डेली क्लासेस रखो, 1 घंटा 2 घंटा, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. आपका बोलना वहां जरूरी है, क्योंकि जब हमें चीजें आती है ना, हम तो भी वहां बोल नहीं पाते हैं. इट हैपेंस लाइक यार आता तो था, आई जस्ट गॉट ब्लैंक, मेरे को ना उनकी शक्ल देख के हम सब भूल गए. और ऐसा एग्जैक्टली होता है, क्योंकि हर इंसान कॉन्फिडेंट नहीं होता है इंटरव्यू में. बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, बट इट्स ऑलवेज गुड टू नो अबाउट यू. आपको अपनी गलतियां जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, ओके, प्लीज टेल मी स्ट्रैटेजी अबाउट 2026. ओके, सो आई होप इज ओके. पहले मैं बताती हूँ, प्लीज टेल मी अबाउट स्ट्रेटेजी 2026, प्लीज टेल मी. ओके, सी सिंपली, हाँ, अगर 2026 इट्स अ लॉन्ग टाइम, तो अगर आई होप दैट यू माइट बी कंटिन्यूइंग विद योर बैचलर्स और मास्टर्स, तो आप जिस भी सब्जेक्ट में बैचलर्स और मास्टर्स कर रहे हो, फिजिक्स या जियोफिजिक्स में, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो चीज आप पढ़ रहे हो बस वो अच्छे से पढ़ो. ठीक है, बस वो अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो इट विल एड ऑन. आपको ये ना हो कि 2026 में जाकर आप सोचो अरे ये तो मैंने तब पढ़ा था, ऐसा मत करना. ठीक है, तो बस थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे कंटिन्यूशन में पढ़ते जाओ कि हाँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा पीडीएफ आप निकाल सकते हो. दीज आर क्वेश्चंस आर इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट. यूपीएससी की वेबसाइट पे लास्ट ईयर पेपर्स आर इजीली अवेलेबल, आप वो देख सकते हो. ठीक है, उसके बाद आप उन्हें आराम से देखो कि यार बीएससी में मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो या पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ कि यार इससे ना कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, अरे ये तो मेरे से होना चाहिए, वेदर इट इज न्यूमेरिकल, वेदर इट इज डेरिवेशन, वेदर इट इज टू राइट समथिंग. ठीक है, तो जस्ट उस टॉपिक को तैयार कर लो. तो इससे क्या होगा, बीएससी और एमएससी में आपके ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट है ना आपका वो पूरा तैयार हो जाएगा. ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारी चीजें आपके हाथ में है कि आप अपना सब्जेक्ट कवर कर सकते हो. ठीक है, और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस कंटिन्यूएशन में पढ़ते जाओ. ठीक है, ओके. मेरी तरफ से तो ऑलमोस्ट मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, बुक रिसोर्सेज शेयर करे हैं, आप लोग अपने क्वेश्चन सब पूछ सकते हो. And someone asked, is it necessary to break relationship for selection? I'm not a good person to answer this, but what I personally believe कि देखो, it's always about how you manage और आपका पार्टनर आपको कैसे समझता है. अगर आप दोनों एक दूसरे को इजीली समझते हो तो आप एक दूसरे को टाइम दोगे. सी फॉर मी रिलेशनशिप इज लाइक व्हेन यू टू आर ग्रोइंग टुगेदर, इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट वन. ठीक है, तो साथ में ग्रो करने का मजा अलग है. ठीक है, एक बात बताओ ना सब लोग की, जब रिलेशनशिप, ठीक है, हम बाहर वाले से क्यों तोड़ना है, हम अपने घर वालों से रिश्ता थोड़ी तोड़ देते हैं. ठीक है, तो हर चीज की प्रॉपर तरीका होता है. यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर लाइफ. ऐसा तो नहीं है आप 24 घंटे पढ़ते हो. आप जो भी आपका टाइम है, कोई 8 घंटे 10 घंटे पढ़ता है, जस्ट मिनिमाइज योर टाइम. और अगर हाँ, अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है, करियर इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो करियर के लिए मैं तो ये नहीं कहूंगी, फिर आपको अगर कोई चीज छोड़नी पड़े तो यू कैन, अगर वो आपको हॉन्ट कर रही है चीजें तो यू कैन लीव. फाइन. नेक्स्ट, नेट गेट की तैयारी कैसे रखें साथ साथ में. तो आप नेट और गेट के लिए आप इजीली ये कर सकते हो कि नेट और गेट के देखो प्रीलिम्स के पेपर आपको लगाने पड़ेंगे जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं. ठीक है, तो आपको नेट और गेट के इजी क्वेश्चंस तो आप वहां से करोगे. ठीक है, सिलेबस आप सारा सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो और आपको न्यूमेरिकल्स के लिए नेट और गेट के ही क्वेश्चंस लगाने हैं.
ठीक है, तो आप सब कुछ पढ़ तो वही रहे हो, बट नेट और गेट की आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो साथ में, तो जस्ट डिवाइड योर टाइम। ठीक है, और हो सकता है सब लोग कर रहे हैं, मैंने भी किया है नेट गेट के, क्योंकि ऑलमोस्ट ना आपने टॉपिक पढ़ लिया, तो उसके बाद आप क्वेश्चन हार्ड लगाओगे तो इजी अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप गेट और नेट के प्रीवियस या पेपर्स लगा सकते हो, कोई भी आप सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस देख सकते हो, क्या ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, हम हिंदी मीडियम के लिए न्यूज़पेपर कौन सा अच्छा रहेगा? सी इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं है। फॉर इंटरव्यू पर्पस आपको सिर्फ करंट न्यूज़ ये देखनी है कि जियोफिजिक्स रिलेटेड या कंट्री में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इशू तो नहीं चल रहा। ठीक है, तो इंटरव्यू में इट विल बी हेल्पफुल फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। करंट अफेयर्स आप देखो, न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, बट आपके टाइम के साथ वो मैनेज हो जाएगा ये आपको देखना है, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा था तो मैंने नहीं किया था। मैंने इंटरव्यू टाइम पर तो पढ़ा था, बट फॉर होल लॉन्ग टाइम मैंने नहीं करा। ठीक है, एंड देन कौन सी कोचिंग? माइन वॉज सेल्फ स्टडी। मैंने बस इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पर देयर वर मॉक इंटरव्यू, वन मॉक इंटरव्यूज बाय कोचिंग, एंड देन और सारे हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पर मॉक इंटरव्यूज आपस में करे थे। ठीक है, फाइन, ओके। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन दैट यू गाइज वांट टू आस्क? देन इन वॉट एवर न्यू, सी अगर आपको इंटरव्यू के लिए पढ़ना है जस्ट गो फॉर द हिंदू, डोंट गो फॉर हिंदी न्यूज़पेपर। द हिंदू आप पढ़ सकते हो या फिर इंडिया टुडे पढ़ लो, बट ट्राई टू, और हाँ देयर वाज वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए, कि ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहता है कि हम वहां जाके हिंदी में बोलेंगे तो नंबर कट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग वहां जाकर अगर आपसे क्वेश्चन हिंदी में पूछा है तो आप सॉरी, अगर आपसे इंग्लिश में पूछा है तो जस्ट आंसर इट इन, जस्ट ट्राई टू आंसर इट इन हिंदी, और अगर इंग्लिश में पूछा है जस्ट ट्राई टू आंसर इट इन इंग्लिश। ओके, तो बट ऐसा होता है कई बार कि हम इंग्लिश में अपनी बात नहीं कह पाते हैं। ठीक है, तो तब आप ना जस्ट मेक अ रिक्वेस्ट कि सर और मैम प्लीज कैन वी आंसर इट इन हिंदी, तो दे विल डेफिनेटली अलाउ यू। ठीक है, तो इसलिए आप लोग तब ये कर सकते हो, यू कैन आंसर इट इन हिंदी ओनली। देखो इंटरव्यू में ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज यहाँ चल रही है ना वो वहां तक कैसे भी पहुंचनी चाहिए। ठीक है, वो आप अगर कन्वे नहीं कर पाए तो इंटरव्यू गड़बड़ है। तो कन्वे करना है, बेटर ये है कि आप इजीली उस बात को हिंदी में कन्वे कर लो। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट इज कि अगर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं, मान लीजिए किसी ने बीएससी में किए हैं, फिर एमएससी में डिसर्टेशन की है, फिर पीएचडी भी कर रहे हैं, तो डेफ में मेंशन करें या नहीं करें, क्योंकि डेफ आने भी वाला है। तो डेफ में मेंशन आप वही चीजें करो इन विच यू आर 100% श्योर, क्योंकि जो चीज मेंशन किया है वो पूछेंगे जरूर, तो इट्स बेटर। और ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप ज्यादा चीजें मेंशन करोगे तो ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जितना कन्फाइंड रहोगे और आप आंसर कर पाओगे, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डिफेंड इट। डेफ इट माइट बी एक्सपेक्टिंग, हम एक्सपेक्ट अगर सारी चीजें ऑन टाइम हुई तो आप लोग सितंबर एंड तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। नो हॉबी गुड फॉर डेफ, सी जो हॉबीज है ना, बी ऑनेस्ट विद योर हॉबीज। ऐसा मत करना कि कुछ भी लिख दो, किसी और की हॉबी सुनने में अच्छी लग रही है एंड यू जस्ट राइट इट, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। राइट, तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे माइन वाज बेकिंग चॉकलेट, चेस, तो मेरे से बेकिंग चॉकलेट्स पे क्वेश्चन पूछा। आपकी जो भी हॉबी है ना, बी ऑनेस्ट विद इट, क्योंकि जो आप करते हो उस चीज से वो इजीली क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, घुसते ही वो सबसे पहले ना, व्हेन यू एंटर द रूम तो दे जस्ट स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस अबाउट इट कि यार कैसे मतलब ये हॉबी आपकी है, तब इसके बारे में बताओ, अगर आपका कोई गेम है, आपने लास्ट कब खेला, इसके रूल्स क्या है, इसका कोई फेमस प्लेयर क्या है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, एंड दैट व्हाट इज द जनरल ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू, इज दैट जिसका देर तक इंटरव्यू चला, और नो नो नो, द यूपीएससी फिक्सेस द टाइम, इट इज लाइक 25 to 30 मिनट्स। तो ऑलमोस्ट सबका 25 मिनट से 30 मिनट ही चलता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का कम चला तो नंबर कम मिलेगा, नहीं।
इट्स ऑल कि आपने अच्छा आंसर करके आप जल्दी निकल गए. You can easily write it कि we are helping mothers at our home. Definitely you can write it. But you should defend it because they can ask you how you are helping. ठीक है, तो you should definitely, बस आपको डिफेंड करना है. फाइन. Then please suggest current affairs channel for 2024 CGS pre. You can follow any of the magazine. You can follow any of the magazines. There are numerous amount of magazines available in the on the internet. आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो. बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं जो भी आपको कंफर्टेबल हो, है ना, आप वो फॉलो कर सकते हो. मैंने तो स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड फोकस मैगजीन, या फिर आप मतलब देयर आर न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ मैगजीन, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो. एंड देन इज देयर एनी अदर क्वेश्चन यू गाइस वांट टू आस्क? Yeah, the work profile is basically it is a profile of geophysicist. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग वहाँ क्या करते हैं कि वी स्टडी अबाउट द अर्थ, लाइक अर्थक्वेक्स हो गए या जो भी, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, राइट. तो जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में हेल्प करो तो आप मिनरल्स का सर्वे वगैरह आप लोग करोगे. अभी तो मेरी भी ज्वाइनिंग है तो मैं भी आपको बहुत परफेक्टली तो नहीं बता सकती, बट एज फार एज आई नो आई टेल यू दैट. ठीक है, तो आप लोग उसमें क्या होता है, पूरे साल में आपको 3 to 5 months देयर इज अ फील्ड सर्वे वर्क. तो आप इजीली वो चीज फील्ड पे जाके सर्वे करना, मैपिंग करना, एंड देन डेटा इंटरप्रिटेशन. आपको सारा उस डेटा को कलेक्ट करके कि कहाँ पर कोई चीज मिल सकती है, इस तरीके से आपका काम रहता है. ठीक है, या फिर अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट करना, ये सारी चीजें आप देखते हो. तो डेफिनेटली इट्स अ गुड जॉब. More or less, it is an adventurous job. Okay, any other questions, please? Uh, is there anyone जिसका कोई question रह तो नहीं गया? हाँ, someone asked daily पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी कैसे बनाकर रखे. एक दिन कई घंटे पढ़ लेते हैं एंड देन फिर पढ़ाई नहीं होती है. ओके, सी यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी तो लानी पड़ेगी. डिसिप्लिन इज ऑलवेज अ बोरिंग थिंग. ऐसा होता है ना कि हमने कोई चीज शुरू की और 10 days तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड देन वो फिर खराब होती चली जाती है कि भाई 10 दिन तो हमें मजा आया और उसके बाद अब कुछ नहीं हो पा रहा है. तो ऐसा नहीं करना है. डिसिप्लिन इज ऑलवेज वेरी बोरिंग, बट डिसिप्लिन लीड्स यू टू अ पाथ और जो अल्टीमेटली आपको कामयाब करेगा. तो डिसिप्लिन इज नेसेसरी. तो एक दिन आपको यही करना पड़ेगा, जस्ट मेक का रोड मैप या एक आप मैप बना लो. मतलब रोड मैप यू कैन से लाइक कि आप हफ्ते में 5 दिन पढ़ो, एक दिन रिवाइज कर लो, इजी इजी चीजें रिवाइज कर लो, और एक दिन आप अपना घूमो फिरो, हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, वॉच सम वेब सीरीज, मूवीज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. क्योंकि मेरे साथ भी यही था कि मैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन यार, हम रोज नहीं पढ़ सकते. ठीक है, तो हफ्ते में एक दिन 2 दिन वी नीड अ रेस्ट. ठीक है, तो उससे बेटर है कि मैं कोई भी वेब सीरीज या मूवीज देख लेती थी. ठीक है, तो आप लोगों को लगता है कि घर से बाहर जाना है, कुछ खाना है, कुछ हैंग आउट करना है, तो वो सब आप कर सकते हो. ठीक है. एंड एट व्हाट एज यू स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी? आई स्टार्टेड एट इन आई थिंक I started at the age of 23. Anyone else's question? Okay, there are basic. Okay, for basic books, it is like
For geophysics, I've mentioned like William Laurie and Kieran Brooks. You can follow. ठीक है. For physics, आप इस वीडियो को अगर दोबारा से एक बार देखोगे ना, तो आई मेंशन, मैंने हर उस सब्जेक्ट के लिए एक बुक मेंशन की है. ठीक है. प्री के लिए भी आई मेंशन इन द स्टार्टिंग कि कौन कौन सी आपको बुक्स फॉलो करनी चाहिए. Someone asked, one of the derivations are too lengthy but also not common last 3 to 4 years. What should I do? See, उसको आप for the meantime just leave that derivation. आप उस डेरिवेशन को छोड़ो. पहले जो चीजें बहुत मोस्टली आज है वो चीज करो. और अगर एट द एंड ऑफ द टाइम बचता है, सबसे पहले वो चीज पढ़ो जो आपको लगता है ये टॉपिक्स मोस्टली आज है. पहले वो चीजें पढ़ो और उसके बाद क्या करो, फिर वो चीजें पढ़ो जो चीजें कम पूछी गई हैं, फिर वो चीजें पढ़ो जो चीज नहीं पूछी गई है. स्टेप बाय स्टेप. ऐसा नहीं कि आज सारा सब्जेक्ट खत्म कर देंगे. ऐसा होगा कि उसमें से फिर ये टॉपिक्स आए नहीं हुए तो इट्स जस्ट अ वेस्ट. तो प्रिपेयर स्मार्टली, है ना. Someone asked me, बैंकिंग में शिफ्ट किया, मुझे नहीं हो रहा है. शुड आई ट्राई फॉर दिस एग्जाम? या सी, फॉर whosoever is from physics, physics who has completed their MSc in physics or geophysics, मैं ये कहूंगी you should try for this exam. मैंने खुद 4 अटेम्प्ट दिए हैं. ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है और सबके साथ होती है. ऐसा नहीं है कि मेरी जर्नी आसान है या आपकी आसान रहेगी, ऐसा भी नहीं है. या बहुत लकी या दोस्त जिनका फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हो जाता है. ठीक है, जिसका नहीं होता है उसको प्रॉब्लम होती है. बट बिलीव मी, जब होता है ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है. देयर इज अ इनर पीस, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका आता है. फिर लगता है ना बहुत टाइम से यू आर लूजिंग समथिंग एंड यू गेट टू नो अबाउट इट. तो डेफिनेटली इफ समवन इज थिंकिंग फॉर दिस एग्जाम, तो आप इजीली इस एग्जाम को सोच सकते हो. एक मिनट. एनसीईआरटी की बुक जरूरी है क्या फॉर प्रीलिम्स पेपर 1? इफ यू हैव टाइम देन डू रीड इट. बी ऑन अ सेफर साइड. सबसे ज्यादा टफ कौन सा सब्जेक्ट लगा आपको एंड हाउ यू ओवरकम दैट? ओके, फॉर मी, आई एम फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड, तो डेफिनेटली मुझे जियोफिजिक्स पढ़ना वो टफ. तो जब टफ रहा तो उसके बाद आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग एंड रीडिंग कि बस उसको पढ़ना है. चाहे इंटरनेट से कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जस्ट गो टू द इंटरनेट, जस्ट आस्क फ्रॉम सम इजी पीडीएफ. ठीक है, ग्रुप्स ज्वाइन करके कि यार शायद कोई किसी के पास कुछ इजी मटेरियल अवेलेबल हो. तो आई जस्ट वेंट थ्रू दैट. और उसके बाद देखो, सबसे आसान सोल्यूशन यही है कि आप खुद ही उस चीज को ना 10 20 बार पढ़ लो कि कब तक नहीं आएगा समझ. वो कहते हैं ना कि किसी चीज के पीछे पड़ जाओ तो पूरी कायनात आपको लग जाती है उससे मिलाने में. तो इट इज समथिंग लाइक दैट. आई कैन रिलेट इट टू माई सेल्फ ऑल्सो. हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बात झूठ भी हो, बट फॉर मी इट इज ट्रू. ठीक है. एंड देन मैडम, हाउ टू कवर मेन सिलेबस विद इन 3 months? सी, आप ये मत देखो कि फेब्रवरी से जून में कवर करना है. ट्राई टू कवर. जैसे अभी सितंबर स्टार्ट हो गया है, तो सितंबर से आप ऐसा उसको करना शुरू करो कि जितना जियोफिजिक्स आप प्री के लिए तैयार कर रहे हो वो आपका पक्का तैयार हो जाए. आपका 20 to 30% तो अभी तैयार हो जाएगा. सिर्फ उसको क्वेश्चन पर्पज से मत पढ़ो कि मेरे को सिर्फ बुक की रीडिंग करनी है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग. और अभी आपके पास आराम से 4 months हैं. जनवरी से भी रिविजन स्टार्ट करोगे तो भी फेब्रवरी का या दिसंबर एंड से भी या मिड दिसंबर से भी शुरू करोगे तो भी इजीली पेपर कर पाओगे, है ना. तो अभी से जो भी आपका अपोजिट सब्जेक्ट है, फिजिक्स के हो तो जियोफिजिक्स, जियोफिजिक्स से हो तो फिजिक्स, तो अभी से उसके ना 3 से 4 घंटे देना शुरू करो एंड स्टार्ट मेकिंग. आपको लगता है नोट्स बनाना इज गुड, देन डू दैट. आपको लगता है नहीं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो विलियम लॉरी की बुक का एक हार्ड कॉपी अपने साथ रखो. जस्ट मार्क द इम्पोर्टेंट पॉइंट. मैम, लास्ट ईयर नोटिफिकेशन के असिस्टेंट यूएससीसी का एग्जाम क्वालिफाइड, क्या इंटरव्यू नहीं हुआ मैम? आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस. पढ़कर भूल जाते हैं, 2 बार भी पढ़ लो फिर भी याद नहीं रहता. ओके. हाँ, डेफिनेटली ये सबके साथ प्रॉब्लम है कि 2 बार पढ़ा और फिर भूल गए. ये मेरे साथ भी होता था. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, क्योंकि um, ये कह सकते हो कि जब आपने पढ़ा, एक बार लिख लिया, कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा,
मान लीजिए आपने हाइड्रोजन एटम पढ़ा, उसका डेरिवेशन पढ़ा था, आपने उसके बारे में जो जो चीजें पढ़ी हैं, आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा, उसका डेरिवेशन किया कि कैसे हमने उसकी आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस, ग्राफ सब कुछ पढ़ लिया। आज याद है, 2 दिन बाद सब गायब है, डब्बा गोल है बिल्कुल। पर क्या करना है, आज आपने जो चीज पढ़ी है ना, उसको मेरे अकॉर्डिंग 2-4 बार ना लिख लो, कॉपी बंद करके रख दो, और जब रात को सो ना, तो 1 घंटा ना दिमाग में रिवाइज करो। रात को 1 घंटा ना किताब, कॉपी और पेन साइड में रख कर, ठीक है, किताब कॉपी साइड में रखकर सिर्फ दिमाग में रिमाइंड करो कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो आप ये चीज बहुत अच्छे से कर सकते हो कि मैं यही करती थी, क्योंकि मेरे को भी नहीं होती हैं चीजें याद, बहुत बार लिखने के बाद भी ना नहीं होती हैं चीजें याद। तो मैंने एट द एंड क्या किया, मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बना लिए, सिर्फ टॉपिक के नाम लिख लिए कि इस टॉपिक से मुझे ये चीजें मैंने पढ़ी हुई हैं, तो मैंने सिर्फ ये टॉपिक्स कवर करने, और फिर रात को उनका रिविजन। जैसे रात को आपने पढ़ के आप 10 बजे हट गए, तो आपको 2 घंटे आपने क्या किया, पूरा किताब कॉपी रख दिया एंड जस्ट स्टार्ट रिमाइंडिंग द थिंग्स इन योर हेड, ठीक है, फाइन। एंड देन हु आर द मैम इंटरव्यू से डर लगता है, ओके। सी इंटरव्यू से डर मुझे भी लगता था, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, यू कैन, जब आप प्रीवियस वीडियोस को देखोगे तो आप देखोगे कि मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में 72 मार्क्स है, इन दिस टाइम आई गॉट 128 आउट ऑफ 200, ठीक है। तो इट वाज लाइक, जितना ज्यादा आप बोलना चाहोगे, जितना ज्यादा आप ग्रुप्स में या आपस के लोगों से नॉलेज शेयर करोगे, उतना ज्यादा आपको मजा आएगा इंटरव्यू देने में, क्योंकि इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट। जब आप वहां कम्युनिकेट करते हो ना, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। बस आपको मॉक दो, अपने दोस्तों से बात करो, अपने टॉपिक डिस्कशंस को सिर्फ अपने जो भी आपके इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इंटरव्यू इज मोस्टली जियोफिजिक्स बेस्ड, ठीक है। तो जियोफिजिक्स के बारे में डिस्कस करो, जो करंट इश्यूज है उनके बारे में पेपर पढ़ के, सिर्फ पेपर पढ़कर मत रह जाओ, उसके बारे में डिस्कस करो, क्योंकि डिस्कशन करने से आप बहुत अच्छे से देख पाओगे कि यार हम बोलने में इम्प्रूव कर पा रहे हैं। आप मान लो आज आपका ग्रुप बनता है, मेरे सेशन के बाद आपका एक ग्रुप बनता है, आप बेट, आई कैन बेट अबाउट दिस कि आप 10 डेज बाद ना उस ग्रुप में ही इजीली आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखोगे, अपने बोलने में इम्प्रूवमेंट देखोगे। जो नर्वसनेस आपको आज फर्स्ट डे पर है ना, वो 10th डे पे ना इट विल बी मिनिमाइज टू 50%, ठीक है। ओके मैम, फर्स्ट ईयर से कैसे शुरू करें प्लीज बताएं, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। सी फर्स्ट ईयर आप अगर बैचलर फर्स्ट ईयर में हो या एमएससी फर्स्ट ईयर में हो, तो सिंपली आप बस ये कर सकते हो, मैंने मेंशन भी करा है कि आप लोग सिर्फ इतना करो कि सब लोग जो चीजें आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, बस वो सारी चीजें आप इजीली पढ़ते चले जाओ, वो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हो, फिर आप टॉपिक्स एक बार देख लो कि यार ये चीजें इंपॉर्टेंट है और हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। नाइट आउल और अर्ली बर्ड, विच वन इज मोर बेनिफिशियल, डिपेंड्स अपॉन यू गाइज, आई वॉज अ नाइट आउल, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ऐसा कुछ नहीं है कि अर्ली बर्ड वालों का होता है या नाइट आउल का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपका पढ़ने का मन करे तब पढ़ लो, जो दिन में पढ़ते हैं उनका भी हो जाता है। मैम हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम थर्ड ईयर इंजीनियरिंग, आई थिंक दैट, ओके थैंक यू वेरी मच। सो बिगनिंग में कौन सी बुक पढ़ें पहले? सी फॉर जियोफिजिक्स यू कैन गो फॉर विलियम लॉरी। फॉर व्हाट यू आर आस्किंग, मे आई नो इट? आप चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो आप शायद मे बी आईईएस का एग्जाम आप लोग दोगे, तो बस एक यही सब चीजों का स्मार्ट फंडा रहता है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो ना, बस उसको इजीली और अच्छे अच्छे से पढ़ते चले जाओ। बस ये सबसे इजी तरीका यही है, ताकि जब आप फाइनल प्रिपरेशन फेज में आओ ना, तो वो चीज आपको लगे अरे ये तो पढ़ा हुआ है, इससे पढ़ने में मजा आ रहा है, ऐसा होना चाहिए। इज देयर एनी क्वेश्चन लेफ्ट? इट वाज वेरी गुड इंटरेक्टिंग विद यू ऑल गाइस। तो
Shall we prepare for prelims and mains together? If yes, then how? If you have already mentioned it, I'll watch the recording. I could discuss. Okay, वैसे I have mentioned, but मैं बता देती हूँ कि आप ये कर सकते हो इजीली, बस प्री के साथ ना मेंस में जो टॉपिक्स कॉमन है वो इजीली आप लोग पढ़ सकते हो, और वो पढ़ो, 4 महीने है ना अभी, तो 4 महीने दिसंबर तक तो एटलीस्ट वो सारी चीजें पढ़ो जो प्री के लिए और मेंस का, उसमें से जब आप लॉरी बुक पढ़ोगे तो इट विल बी कवरिंग लाइक 50 to 60% ऑफ द सिलेबस ऑफ जियो फिजिक्स। फिजिक्स भी जितनी प्री में आ रही है ना उतनी पढ़ो, आपकी ऑलमोस्ट 20 to 30% फिजिक्स भी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये चीजें कर सकते हो, और जो भी रिसोर्सेज हैं वो आप एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे तो आप कर सकते हो। क्या हम पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कोई और पूछ सकते? सी, एनसीईआरटीज आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। आप प्री के लिए एक एक घंटा पढ़ो, मैं ये नहीं कहूंगी आप बस पढ़ते ही चले जाओ एनसीईआरटी, ऐसा मत करो कि एक महीना आप उसको बस पढ़ते चले जा रहे हो, बस ये मत करो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम अपना करते रहो कि मुझे आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, एक एक घंटा आराम से दे जाओ तो पेपर तक आपका इजीली प्री का पोर्शन भी कवर हो जाएगा फर्स्ट पेपर का। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल टेल यू द प्रीलिम्स के लिए देयर इज वन लाइक सॉलिड अर्थ जियोफिजिक्स के लिए आप लोग, देयर इज अ सॉलिड अर्थ करके एक चैप्टर है, द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ, आई थिंक इट इज द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम लॉरी। एंड देन देयर इज अ टॉपिक जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी आप एक विलियम लॉरी फॉलो कर सकते हो, और देयर इज अ बुक बाय जियोफिजिकल एनालिसिस बाय तरुण कुमार रावत, वो भी फॉलो कर सकते हो, या फिर जो टॉपिक आए हुए हो तो उनका आप यूट्यूब पर इजीली लेक्चर्स अवेलेबल है, वो देख सकते हो। ठीक है, तो और ग्रेविटी और मैग्नेटिक के लिए भी आई थिंक थर्ड या देयर एडिशन डिफरेंस है, किसी एक एडिशन में शायद 5 चैप्टर्स है और एक एडिशन में 9 चैप्टर्स है, वो दोनों ही बुक सेम है, आपको जो कंफर्टेबल लगे या जो भी आपके पास है आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो और रिमोट सेंसिंग के लिए वासुदेव भट्ट की बुक आप पढ़ सकते हो, या फिर आईआईटी के लेक्चर्स भी अवेलेबल है रिमोट सेंसिंग पर, वो पढ़ सकते हो। ठीक है, और पीवाईक्यूज, फिजिक्स वाले पोर्शन के लिए पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट ऑफ नेट एंड गेट, और ऐसे ही मुझे लगता है जियो फिजिक्स के लिए भी गेट के आप पीवाई गेट पीवाईक्यूज लगा सकते हो। Is William Lorry important for geology pre? I'm talking about geophysics prelims actually. There is a certain portion I think that will be covering in geology and geophysics common. That is common between geophysics and geology. ये आपको देखना पड़ेगा, इस बारे में I can't comment about it. It is both field work for the 5 months and office work for the remaining time. देखो, लॉरी को पढ़ने का सिर्फ एक तरीका है, स्टार्ट विद द साइज्मोलॉजी। देखो, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन ना अभी के लिए मत पढ़ो, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा तो आप बस स्टार्टिंग से वो चीजें पढ़ो जहां आपको लगता है कि फिजिक्स के ये प्रिंसिपल्स हैं और मैं ये पढ़ सकता हूँ, ये मुझे समझ आ जाएगा, पहले वो चीजें पढ़ो। ठीक है, बट हाँ, ये आपको मतलब 4 to 5 टाइम्स तो पढ़ना पड़ेगा, वो बुक सिंपल लैंग्वेज में। उसके अलावा मैं ये नहीं कहूंगी पहले विलियम लॉरी को ही फॉलो करना, उसके अलावा इधर उधर मत भागना कि पहले ये या ये, बट वो आपको ना टिल फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड ये आपको हेल्प करेगी ही करेगी। वेलकम, माय प्लेजर। शैल वी एंड द सेशन इफ एवरीवन्स क्वेश्चन इज बीइंग डन? लेट मी टेक अ लीव। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और किसी को कोई और प्रॉब्लम हो तो आप लोग इजीली मुझसे कोई भी सोशल साइट पर कनेक्ट कर सकते हो, whether it is Telegram, I have made a group over there, आप इजीली उससे कनेक्ट कर सकते हो। जितना पॉसिबल हो पाएगा आई ट्राई टू हेल्प। इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें? इंग्लिश लर्निंग इज अ प्रोसेस, धीरे धीरे बोलना शुरू करो, धीरे धीरे से उसे पढ़ना शुरू करो, उसके बाद जैसे जैसे पढ़ना शुरू करोगे वैसे वैसे बोलना भी शुरू करोगे, अपने आसपास लोगों से बोलो थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, धीरे धीरे वैसे इम्प्रूव हो जाएगी। आई होप ऑल द क्वेश्चंस हैज बीन आंसर्ड। Wishing you all the best for this upcoming exam or for the interviews. So let me take a leave.
Good then. Thank you all for your valuable time and for joining me. I hope the session is helpful for all those who will start preparation. Right? Thank you so much. Good night with my best wishes.